सूरज तारे से रोशनी करते जाओ। चांद सूरज तारे से रोशनी करते जाओ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय
सौंप कर सब चिंता कर, ये दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर चले तुम जिधर, दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ओम शांति। आज के इस 7 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डॉक्टर अदिति सिंघल का परिचय देना चाहेंगे कि आप युवा पीढ़ी के शिक्षाविद हैं। अदिति जी इंटरनेशनल मैथ्स और मेमोरी ट्रेनर हैं, ऑथर भी हैं, आपने कई बुक्स लिखे हुए हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ में काउंसलर भी हैं। आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर टीचिंग लार्जेस्ट मैथ्स लेसन और 3 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है फॉर मेमोरी एंड फास्टेस्ट कैलकुलेशन के लिए। आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है बेस्ट मेमोरी ट्रेनर के रूप में। आप ऑथर हैं 6 बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन के। आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में पिछले 11 वर्ष से हैं और तब से अब तक आप राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती हैं और कराती भी हैं। आपने 500 से अधिक सेमिनार, वर्कशॉप नेशनली और इंटरनेशनली करा चुके हैं। आप एक्सपर्ट हैं हमारे टीवी प्रोग्राम हम होंगे कामयाब के, जो युवाओं को उनके समस्याओं का वैल्यू बेस्ड सलूशन देता है। तो हम सभी का सौभाग्य है कि इतनी टैलेंटेड ईश्वरी रतन हमारे बीच में हमें कोर्स करा रही हैं, अध्यात्म से जोड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब अपने को भाग्यवान फील करते हैं और हम तहे दिल से अदिति जी का धन्यवाद करते हैं। तो आगे का आज का लेसन हम हैंड ओवर करते हैं अदिति जी को। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर सो मच। ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज का सत्र हम शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ कैमरास तो ऑन हो गए हैं, लेकिन एक और सुंदर इंटरैक्टिव सेशन के लिए अगर हम अपने कैमरास ऑन करें तो अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले आज के चैप्टर को आगे या आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले कि हमने जो कल होमवर्क अपने लिए रखा था, सोचा था, क्या हमने वो किया और उससे हमें कोई परिवर्तन, क्योंकि 3 होमवर्क दिए थे। एक, अपनी गाड़ी पर ध्यान देना है, अर्थात अपने स्वभाव संस्कार पर ध्यान देते हुए दूसरों से टक्कर खाने से तो बचाना है। तो क्या मुझे ये स्मृति कि आज मेरे को ये होमवर्क करना है, इसने कहीं मुझे टक्कर खाने से बचाया? पहली बात। दूसरी बात कि जो हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना था, 3 कोई ऐसी बातें 1 साल में जिसके लिए हम धन्यवाद कर सके। और तीसरी बात थी कि हमको ऐसी कोई भी चीज अपने मन को भोजन के रूप में नहीं देनी, कोई भी ऐसी न्यूज, कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसी बातें जो मेरे मन को ऊपर नीचे करे ना। तो आप में से किसी ने कोई एक चीज भी ट्राई करी हो, मुझे लगता है वैसे सबने तीनों करी होंगी। तो कोई अपना अनुभव सुनाना चाहे, कर पाए या नहीं कर पाए? हाँ जी प्रदीप भाई बताइए प्लीज।
जी, हमने आपका होमवर्क बड़ी अच्छी तरह से उसको स्टडी किया और बिल्कुल हमारे जो भी कंसेप्ट्स थे वो बहुत क्लियर हो गए, क्योंकि आपने बताया था कि मैं सोल हूँ और सोल एक माइंड में स्थित होती है और जो माइंड है वो अपने थॉट्स क्रिएट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड थॉट्स हैं वे कंट्रोल द बॉडी, तो उस लिहाज से हमने उसको काफी अच्छी तरह से आपकी जो भी कल आपने बताया था उसके हिसाब से हमने उसको बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो कुछ आपको कुछ पॉजिटिव फर्क दिखाई दिया या टेंशन देने से? चांस की बात है, मैं वैसे भी थोड़ा पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हूँ, तो शायद मुझे उसमें और एडिशन मिली और टू अवॉइड अनहेल्दी इनपुट्स, वो एक बड़ा अच्छा आपका था कि नेगेटिव एंगल और कोई भी जो है नेगेटिव साइड में आपने थॉट्स वगैरह को नहीं देखा और इसी तरह से उसको मैंने अच्छा देखा। बाकी जो मीडिया और मोबाइल टीवी नॉर्मली डेफिनेटली हम लोग देखते हैं, तो वो थोड़ा सा न्यूज़ को शॉर्टकट मतलब तो एक आध उससे दफा आपको देखी। लगा कि हाँ थोड़ा सा बुद्धि शांत रही, मन शांत रहा हाँ, कम देखने से। दैट मेक्स। और रात को ये आपका ग्रेटिट्यूड थोड़ा भूल गए थे, फिर लेटे लेटे कोई उसको बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको आप कर लीजिएगा। हाँ जी, हमारे प्रदीप भाई आप बताएं। हाँ, आपने एक बिंदु पे बोलने को बोला है, तो मैं ग्रेटिट्यूड का बोलूंगा। सर्वप्रथम जो स्वाभाविक है, अपने माता पिता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे जो शिक्षक हैं उनमें से विशेष रूप से एक पीके चैटर्जी थे, जिन्होंने मुझे इंग्लिश लिटरेचर एज अ ट्यूशन दी थी, बस बिना कोई फीस लिए मुझसे। और वो इतनी बढ़िया सिखाई थी कि सीनियर कैम्ब्रिज में, जिसमें दुनिया भर के लोग बैठते हैं परीक्षा के लिए, उसमें इंग्लिश लिटरेचर में 95% मार्क्स पड़े थे मुझे, जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ था हमारे स्कूल में या जिले में। तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तीसरा में मेरे सदगुरु श्री चिले महाराज, जो हमें जिनकी भेंट हुई थी, तो उन्होंने कुछ प्रेरणा देकर मुझसे 3 काव्य लिखवाए हैं, तो उनको मैं बहुत मुख्य बात क्या है प्रदीप भाई, या मैं सभी से कहना चाहूंगी, बात इस बात की नहीं है कि हम किन के लिए धन्यवाद करते हैं, ये तो हमारा पर्सनल होमवर्क है, ठीक है ना। हर एक के लिए कोई, किसी के लिए कोई व्यक्ति होगा, कोई नेचर के लिए धन्यवाद करेगा, भगवान के लिए करेगा, माता पिता के लिए करेगा। मुख्य बात ये है कि हमने जब ये किया, ऑल्दो ये हमारी मेमोरी में पहले से था, लेकिन जब हमने अटेंशन देके आज ये लिखा, उनको याद किया, तो याद करने से हमें एक अच्छी फीलिंग, अपने भाग्य की फीलिंग कि मेरा भाग्य देखो कितना ऊंचा, जैसे आपने अपने टीचर को याद किया। रोज तो नहीं करते हम उन्हें याद, लेकिन जब आज सोचा और उस बैक में गए और उस मोमेंट को याद किया, अपने भाग्य के लिए कितना आपको आया कि मेरे भाग्य में ऐसे टीचर थे जिन्होंने मुझे ये दिया ना। तो कहने का मतलब है, जब हम ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि हमारा अटेंशन अदरवाइज क्या होता है, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स दिख रही है ना। लेकिन जब हम अपना अटेंशन लेकर जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए मैं धन्यवाद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हमारा ध्यान उन बातों पर भी जाता है जो वैसे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाने के कारण हम उनको अनुभव नहीं कर रहे थे, राइट। तो इसलिए ये ग्रेटिट्यूड जर्नल हमको हेल्प करता है हमारा अटेंशन शिफ्ट करने में टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, चाहे वो पास्ट की कोई बात है, चाहे वो प्रेजेंट की कोई बात है। एक छोटी सी बात एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है। अब हम सारा दिन कहते हैं घुटने में दर्द, घुटने में दर्द, चला नहीं जा रहा। अब जैसे ही अगर मान लीजिए मैं आपको काम दूं कि अपने शरीर के बारे में आप किस अंग को धन्यवाद देना चाहेंगे, तो हो सकता है आपको कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। हाँ, तो आप कहेंगे मेरा दिल जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से बिल्कुल कितना फ्लॉलेस काम कर रहा है, कितने साल। अब अटेंशन किधर गया, उस पार्ट को, उस ऑर्गन को धन्यवाद देने के लिए कि जो ठीक से काम कर रहा है। नहीं तो ध्यान किधर था, उठने पर ही था जो पेन कर रहा है। आप समझे कि इस एक्सरसाइज को करने से हमें कैसे हमारी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो लो से हाई होती है, राइट।
चलिए, अच्छा है, इसको अभी कंटिन्यू रखना है, एक ही दिन नहीं करना है। जैसे कुछ ने कहा कि भूल भी गए, आप में से बहुत लोग भूल भी गए होंगे, कोई बात नहीं, आज इसको फिर कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद करने का तो जैसे कहते हैं हमारे पास इतनी देखा जाए तो हमारे जीवन में इतनी चीजें हैं जिनका हम धन्यवाद कर सकते हैं, और एक एक बात का धन्यवाद करने से, जैसे आपने कल देखा था वो पानी का एक्सपेरिमेंट जो डॉक्टर इमोटो ने किया था, कि पानी में को भी जब थैंक यू बोला तो उसके अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आया। तो जब हम बार बार किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी भी कारण स्थिति का थैंक्स करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि पहले मन पे उसका प्रभाव और फिर शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं परमात्मा की मीठी याद से। तो सभी एकाग्र होके बैठेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान एक चमकता सितारा, मैं इस शरीर का मालिक, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली शक्ति हूं। मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु एक सितारे की भांति, मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार, उनकी मैं अधिकारी, परमात्मा की मैं संतान, अति दिव्य हूं। मैं उस परम पिता परमात्मा का आवाहन करती हूँ जो ज्ञान के सागर है, सर्वशक्तिवान है, कि वो आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करे, अर्थात ज्ञान प्रकाश से अज्ञानता के अंधेरे को मिटाए और हमारा मार्गदर्शन करे। ओम शांति। तो आज की यात्रा पर हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा छोटा सा रिकैप, क्योंकि जरूर है कि आज कुछ नयों ने भी हमको ज्वाइन किया है। तो कल हमने जाना अपना सत्य परिचय, क्योंकि जो हम शीशे में देखते हैं वो जैसे हमारा कॉस्ट्यूम है ना? और वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं उस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो ये 5 तत्वों का जो शरीर हमको दिखता है, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर के अंदर जब मैं चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा प्रवेश करती हूँ तो मैं जीवात्मा कहलाती हूँ, अर्थात ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन हैज कम फ्रॉम द वर्ड ह्यूमस। ह्यूमस मतलब मिट्टी और बीइंग मतलब चैतन्य शक्ति। तो इस मिट्टी के शरीर में जब ये शक्ति प्रवेश करती है तो ये जीवात्मा बन जाती है, अर्थात ह्यूमन बीइंग बनती है। और जब ये चैतन्य शक्ति निकल जाती है तो ये मिट्टी रह जाती है। ठीक है, तो अभी हम सब कौन है? हम आत्माएं हैं। और ये शरीर क्या है? इसको हमने एक एनालॉजी से समझा था कल, कि जैसे एक गाड़ी में ड्राइवर बैठता है, ऐसे ये शरीर मेरी गाड़ी है और मैं आत्मा इसका ड्राइवर। और ड्राइवर के हाथ में सारा कंट्रोल होता है ना। ड्राइवर अच्छा हो तो गाड़ी स्मूथ चलेगी और अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचेगी, राइट? तो इसको इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें, तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, बिना ड्राइवर के नहीं चल पाती। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है। मैं ही वो हूं जो गले, मुंह और जुबान का उपयोग कर बोलती हूं। मेरे निर्देश पर ही खाने पीने की क्रियाएं चलती हैं।
इसी तरह मैं आत्मा कानों द्वारा सुनकर आवाजों को ग्रहण करती हूं। अगर शरीर को कोई कुछ छू जाता है तो त्वचा द्वारा मैं ही महसूस करती हूं, और मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं। प्रत्येक दृश्य या वस्तुओं को देखने वाली मैं आत्मा हूं। संक्षेप में, मस्तिष्क सहित समस्त शरीर के अंगों का उपयोग आत्मा ही करती है। तो बहुत सुंदर रूप से हमने इसमें समझा कि कैसे जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठे हुए भी गाड़ी का हिस्सा नहीं है, अलग है, ऐसे ही मैं आत्मा इस शरीर को चलाते हुए भी इस शरीर से अलग एंटिटी हूँ ना। मेरी एक अपनी एक जिसे कहना चाहिए वजूद है, मैं शरीर नहीं हूँ। और बहुत सुंदर बताया कि आत्मा ही महसूस करती है, आत्मा ही इन आंखों द्वारा देखती है। जैसे ये आंखें खिड़कियां हैं और उनके पीछे मैं बैठकर अंदर से देखती हूँ। ये कान मेरी मशीन है जिनके थ्रू हर वॉइस को मैं सुनती हूँ, पहचानती हूँ, परखती हूँ उसको। तो इस तरह से सारी कर्म इंद्रियों को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। इसीलिए जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कोई भी कर्म इंद्रिय हिलती नहीं है, हिलाई भी नहीं हिलती है, क्योंकि उसको चलाने वाली तो आत्मा ही थी ना। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब मैं चलाने वाली हूँ तो ये मेरी इच्छा के हिसाब से चलना चाहिए ना, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने आप ही जो मर्जी सोचना, क्योंकि हमने इसके बाद ये भी जाना कि आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां भी होती हैं, है ना। तो आत्मा के पास केवल ये शरीर कर्म इंद्रियां ही नहीं है, बल्कि 3 शक्तियां भी हैं। और 3 शक्तियां कौन सी हैं? वो 3 है मन, सोचने की शक्ति, कोई अलग से नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा ये शरीर है तो हाथ एक पार्ट है, तो आत्मा का कोई पार्ट है मन। लेकिन आत्मा जब सोचने का कार्य करती है तो वो मन कहलाती है, ये आत्मा की ही शक्ति है। और दूसरा बुद्धि, और तीसरा संस्कार। बुद्धि निर्णय करने की शक्ति और संस्कार मेरी आदतें। अब इनको एक एक को हम डिटेल में जानेंगे। मन के बारे में हमने कल समझा कि मन जो है वो विचार उत्पन्न करने की शक्ति है। तो इसके अंदर हमने ये भी जाना कि हमारे कितने तरह के विचार होते हैं, मुख्यतः 4 तरह के, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी और पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हम जान चुके हैं कि 90 to 95% थॉट्स हमारे वेस्ट और नेगेटिव होते हैं, ऐसा रिसर्च बताती है। और इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए एक ही बात है, लेकिन ऑन एन एवरेज। अब हमें क्या कोशिश करनी है, जब हमें अपने संकल्पों की ताकत पता लग चुकी है कि हर संकल्प मेरे ऊपर कैसे असर करता है, तो हमारा प्रयास क्या रहेगा, एक कॉन्शियस एफर्ट से राजयोगा मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा हम अपने पॉजिटिव और नेसेसरी थॉट्स को बढ़ाएंगे और वेस्ट और नेगेटिव को कम करेंगे। ठीक है, वो हम जानेंगे। फिर दूसरी जो हमारी शक्ति है वो है बुद्धि। अब बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना। मन क्या करता है, संकल्प देता है, संकल्प क्रिएट करता है, बुद्धि उस पर निर्णय करती है। कैसे करती है, उसका आधार क्या होता है, हर एक की अपनी समझ है ना। जैसे कल भी हमने इस पे बात करी थी कि हर एक का अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज को लेकर। किसी के लिए कोई बात बड़ी नॉर्मल सी होती है, इसमें क्या हो गया, किसी के लिए वो छोटी सी बात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और उसका आधार भी क्या होता है, हमारे कई तरह के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। जैसे कल मैंने एक आपको उदाहरण दिया, बिल्ली रास्ता काट गई। अब बिलीफ सिस्टम है कि ये बुरा होता है, हमारी समझ में ये है, तो हम इसको विश्लेषण कैसे करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे तो बहुत अशुभ हुआ, और फिर हम निर्णय क्या करेंगे, नहीं नहीं भाई मैंने जाना कैंसिल। ठीक है, तो निर्णय जो हमने लिया वो किस आधार पे लिया, मेरी खुद की समझ किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में और मेरी मान्यताएं, उसके हिसाब से मैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करती हूँ। और कभी कभी क्या होता है, हमारी बुद्धि में क्लैरिटी नहीं होती तब हम दूसरों की बुद्धि का सहारा भी लेते हैं और हम कहते हैं आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, क्यों, बुद्धि तो हमारे पास भी है ना। लेकिन कभी कभी किन्हीं बातों का जब क्लैरिटी नहीं होती तो हम दूसरों की एडवाइस लेते हैं। लेकिन हर एक आत्मा की अपनी समझ है, वो अपनी समझ के हिसाब से आपको डिसीजन देगा, है ना। जिस तरीके से वो सिचुएशन को देखेगा वो हो सकता है हमारे लिए सही निर्णय ना हो। इसीलिए कई बार जब हम दूसरों के निर्णय पे चलते हैं और कोई बात गलत हो जाती है तो हम क्या कह देते हैं, हम कहते हैं उन्होंने ही मुझे ऐसी सलाह दी थी, तो आपने उनकी सलाह मानी क्यों,
उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से सलाह दी थी कि वो ऐसे में क्या करते हैं, लेकिन हमारी अपनी पर्सनैलिटी, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी समझ है। तो इसके लिए क्या चाहिए? राजयोगा मेडिटेशन से जब हम ज्ञान की गहराई को समझते हैं, स्वयं के रोल को समझते हैं, सामने वाले को समझते, सिचुएशन को समझने की हमारे अंदर समझ आती है, तब हम उस आधार से सही निर्णय कर पाते हैं, सही और गलत की समझ मिलती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको सही गलत की समझ नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे किसी सिचुएशन को देखना हमें जब आता है, वो दृष्टिकोण जब हमारा नया हो जाता है, तो हमारी समझ में डेफिनेटली कुछ फर्क आता है, तो वो भी हम जानेंगे। तो बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मन और बुद्धि को इस रूप से देख सकते हैं कि जैसे मन छोटा भाई है और बुद्धि बड़ा भाई है। हाँ? तो बड़ा भाई अगर समझदार होगा, शक्तिशाली होगा, तो मन चाहे कैसी भी बातें करेगा, कितना भी चलेगा इस चीज पर, उस चीज पर, ये देखूं, ये खाऊं, ये करूं, लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग होगी, खाली बुद्धि में समझ नहीं, बुद्धि शक्तिशाली भी होनी चाहिए। अगर शक्तिशाली नहीं होगी तो मन शक्तिशाली, मन क्या करेगा? अपनी जिद मनवा लेगा। और यही आजकल हमारे साथ होता है। तभी हम कहते थे क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा था ये काम करने का, हुआ ही नहीं, मन कर रहा था वहां जाने का, ना चाहते हुए भी चली गई बस मैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे कई सारी, जब बुद्धि विवेक युक्त नहीं होती, स्ट्रांग नहीं होती, तो हम कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। फिर तीसरी जो हमारी शक्ति है वो है संस्कार, हमारे हैबिट्स। हम कोई भी जो प्रश्न है वो लास्ट में लेंगे, ठीक है? आपको टाइम दिया जाएगा प्रश्नों के लिए, तो इसलिए उसके लिए हाथ ना खड़ा करें। अगर कोई प्रश्न है आप चैट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, कोई आता है आपको प्रश्न तो। और हो सकता है, मैं अभी बीच में क्यों नहीं ले रही प्रश्न, क्योंकि हो सकता है आने वाली पूरी बात में आपके प्रश्न का उत्तर हो, अगर नहीं मिलेगा तो हम उसको जरूर लेंगे। तो तीसरी शक्ति जो हमारी है संस्कार। संस्कार बहुत बड़ी शक्ति है। तभी तो हम कई बार कहते हैं, देखो मैं चाहती नहीं थी ऐसा करना, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे ना संस्कार ही है, चुप रह ही नहीं सकती मैं। होता है कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं या कह देते, गलत बात मेरे से सहन नहीं होती, मेरा संस्कार ही ऐसा। तो संस्कार कैसे बनते हैं या संस्कार कितने तरीके के होते हैं? हमारी जो आदतें होती हैं, हम आदत के वश हो जाते हैं। कहते हैं ना, आदत वश मैंने कर ही दिया। वश होना मतलब किसी के अधीन होना। हम अपनी आदतों के अधीन हो चुके हैं आज। चाहे वो लेट उठने का संस्कार है, चाहे वो जोर से बोलने का संस्कार है, चाहे वो गुस्से का संस्कार है ना। तो हम अपने संस्कारों के आदि हो चुके हैं। अच्छा, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के संस्कार जो हर आत्मा में एक समान होते हैं, वो हमारे ओरिजिनल संस्कार होते हैं। जब आत्मा इस धरती पर आई थी, तो उस समय अपने प्योरिटी के संस्कार, जो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, वो संस्कार थे। फिर पूर्व जन्म के संस्कार भी आत्मा लेकर आती है। पिछले जन्म में जो संस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कई बार घर में सब बड़े शांत हैं, लेकिन बच्चा बड़ा एग्रेसिव होता है। छोटा सा ही बच्चा बात बात पे रोता रहता है, गुस्सा दिखाता है, कहते अरे इसके ये संस्कार कहाँ से आ गए? हमारे में से तो कोई भी ऐसे नहीं करता, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। कई बार कोई पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा भी होता है जिससे आप देखिए, छोटा सा बच्चा, वो गूगल बॉय देखो, उसके कितना, आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो, अब माँ बाप ने तो नहीं सिखाया, लेकिन जरूर है कि पुराने जन्म, पिछले जन्म में उसने बहुत नॉलेज ली होगी और वो उसकी स्मृति में रह गई, जो अभी इस जन्म में देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, कई टेलीविजन पे न्यूज आती है कि वो छोटा सा बच्चा गाड़ी चला रहा है, माँ बाप ने नहीं सिखाया, लेकिन जैसे ही उसने क्लच को और इसको लिया, तो कोई संस्कार होता है, वो उसका जैसे कहते हैं जागृत होता है, तो उसको वो सारी स्मृति रहती है। तो पूर्व जन्म के संस्कार भी हम कैरी करते हैं। ऐसे खानदानी संस्कार भी होते हैं, अपने खानदान से जो हमको मिलता है। कहते हैं ना, हेरिडिटरी है, ये तो हमारे खानदान में ही है। कई बार तो किसी चीज का टेस्ट होना, ये भी हेरिडिटरी होता है। हम यहाँ क्योंकि संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो कई बार किसी में होता है, हमारे यहाँ तो ना बड़े दातापन के संस्कार है, दादा में भी थे, पिता में भी है, बच्चे में भी है। या रहम करने के संस्कार हमारे को होते हैं, या किसी किसी में झूठ बोलने के संस्कार बहुत होते हैं। क्योंकि मैं एक बार किसी टीचर्स ट्रेनिंग में गई, तो वहाँ टीचर्स, क्योंकि सेशन स्टार्ट होने में भी टाइम था, टीचर्स के साथ बैठे थे, तो एक टीचर बच्चे को समझा रही थी कि देखो बच्चे, तुम झूठ नहीं बोला करो, मैम को पता लग जाता है तुम बहुत झूठ बोलते हो, और ऐसा नहीं है, छुपता नहीं है, तो तुम बिना मतलब क्यों झूठ बोलते हो, यहाँ तो कोई जरूरत भी नहीं थी, तुमने झूठ बोला। उसको समझा के भेजती है।
फिर बराबर में दूसरी टीचर बैठी थी, कहती किसको समझा रही है, इनका सारा खानदान ही झूठा है, इसकी मम्मी भी झूठ बोलती है, इसके पापा भी झूठ बोलते हैं, इसकी दादी से बात हुई वो भी झूठ बोलती है, सभी झूठ बोलते हैं, बच्चा क्या सीखेगा। तो होता है, तो हेरिडिटरी संस्कार में, और ये संस्कार शुरू हो जाते हैं गर्भ से। तो गर्भ से माँ के संस्कार भी, पिता के भी, सब आसपास सबके संस्कार बच्चे में आते हैं। फिर संघ के संस्कार भी होते हैं। संघ के संस्कार आप देखेंगे, घर के संस्कार बहुत अच्छे थे बच्चे के, लेकिन जब बाहर हॉस्टल में रहने गया तो बाहर के संस्कार बहुत सारे कैच कर लेता है। वो अच्छे संस्कार भी कैच कर सकता है, बुरे संस्कार भी कैच कर सकता है। तो अब बात क्या आती है, ओरिजिनल संस्कार जो मेरे बहुत प्योरिटी के संस्कार थे, बहुत अच्छे संस्कार थे, वो तो ओवर द टाइम जन्म लेते लेते आत्मा अपनी शक्तियों को खोती चली गई। पूर्व जन्म के संस्कारों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, खानदानी संस्कारों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब संघ के संस्कार भी लगी गए जैसे भी थे। अब जो पांचवें तरह के संस्कार हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार हैं, वो है इच्छा शक्ति के संस्कार। अगर मेरे अंदर दृढ़ता है, अगर मेरे अंदर इच्छा है, तो मैं किसी भी उम्र में अपने ऊपर काम कर सकती हूँ और अपने संस्कारों को परिवर्तित कर सकती हूँ। दृढ़ता के संस्कार इसको कहा जाता है, इच्छा शक्ति के संस्कार। और ये हम राजयोगा मेडिटेशन के अभ्यास से करते हैं, क्योंकि, और ये करने क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने संस्कारों से हम परेशान भी हैं, हम नहीं तो हमारे संस्कारों से दूसरे परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम ना खाली हाथ आए थे ना हम खाली हाथ जाएंगे। तो क्या लेकर जाएंगे अपने साथ, ना ये शरीर लेके जाएंगे, ना धन संपत्ति लेके जाएंगे, ना पुत्र, कोई मकान जायदाद, कुछ नहीं ले जाएंगे। लेकिन आत्मा की सच्ची कमाई क्या होती है, आत्मा अपने संस्कार और कर्म अगले जन्म में साथ लेके जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं, कभी कोई शरीर छोड़ता है, कहते हैं वो चल बसे, चल बसे, यहाँ से चले कहीं और जाके बसे, है ना। तो पुनर्जन्म तो लेती है ना आत्मा, लेकिन जाती है तो साथ में क्या लेके जाती है, अपने कर्मों का हिसाब किताब और अपने संस्कार। इसलिए हम ये ना कभी सोचें, कई बार मेरे से बुजुर्ग लोग कहते हैं आप हमारे बच्चों को सिखा दो, हमारी तो कट गई। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा जो है जर्नी पर हैं। ये जीवन में भले हमने बहुत मेजर पार्ट हमने अपना जीवन का बिता दिया, लेकिन कुछ समय बाद हमें फिर बच्चा बनना है ना। तो फिर ये संस्कार लेकर जाएंगे, तो क्यों ना अभी समझ है तो उन पे परिवर्तन शक्ति से हम इसको कन्वर्ट कर लें। तो राजयोग के अभ्यास से तीनों ही बातों पे फर्क पड़ता है, मन सशक्त होता है, बुद्धि शक्तिशाली बनती है और संस्कारों का परिवर्तन सहज होता है। अब संस्कार परिवर्तन मुझे करना है, ठीक है, तभी उसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव पर्सनैलिटी चेंज हमारे अंदर आ रहा है। तो संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा, ये संस्कार बनते कैसे हैं। बनने का तरीका पता हो तब तो चेंज करने का तरीका हमको पता लगे, है ना। तो आज तक हमारे संस्कार बने कैसे, उसको समझते हैं। ये तीन जो हमारी शक्तियां, ये एक साइकिल में काम करती है, मन बुद्धि संस्कार। मन संकल्प करने का काम करता है और बुद्धि जो है उस पर निर्णय करती है। कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए आपने कल सुबह के लिए आपको थोड़ा संकल्प आया कि लॉकडाउन हो गया, एक हफ्ते का लॉकडाउन हो गया, हमारे दिल्ली में तो हो गया, खैर यहाँ तो बहुत जगह से भाई बहन जुड़े हुए हैं, देश विदेश से जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए आपने किसी भी कारण से संकल्प किया कि मुझे कल मॉर्निंग में उठना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। हाँ, और आप सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, तो मन में संकल्प तो आपने श्रेष्ठ किया ना, अच्छा किया। आप जब सुबह उठते हैं, रोज आपको उठने की आदत है 8 बजे, आज आपने संकल्प किया नहीं 5 बजे उठना है, क्योंकि 7 बजे तो ये मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया हमने, पहले ही 1 घंटे जल्दी उठ रहे हैं और अभी उसके पहले हमको थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है। तो आप सुबह का अलार्म 5 बजे का लगा के सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, तो मन में संकल्प आता है। सबसे पहले तो थॉट आएगा ना, संकल्प आता है, ओहो आज क्या हो गया, ये इतनी जल्दी क्यों बोल पड़ा। फिर बुद्धि आंसर देती है, बुद्धि में समझ है ना, अरे आज सुबह से एक्सरसाइज करनी है ना, उठो उठो। फिर मन कहता है आज से करनी जरूरी है क्या, पता है रात को भी बहुत देर हो गई थी, बहुत नींद आ रही है। फिर बुद्धि कहती है नहीं, ये तो रोज ही लगा रहेगा, उठो, क्योंकि बुद्धि में समझ है, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है, उठो। फिर मन कहता है अरे आज तो सोमवार है, आज से करना कोई जरूरी है क्या, कल से कर लेंगे, आज वैसे ही हेक्टिक शेड्यूल है, काम भी बहुत ज्यादा है,
आज से नहीं भाई, मंडे से कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए, पहले ही काम होते हैं। और फिर बुद्धि समझाती है बार बार, ये चलता है, ये युद्ध, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और फिर मन अपनी दलीलें देता रहता है। बुद्धि अगर कमजोर है तो उसकी बात मान लेती है, अलार्म बंद करके हम सो जाते हैं। अगले दिन के लिए फिर अलार्म लगाते हैं। अगले दिन जैसे ही उठते हैं, अच्छा आज फिर एक्सरसाइज के लिए उठना था क्या, अब मन कोई नई दलील देता है। बुद्धि भी एक बार उसको टोकती है, फिर लेकिन मन ऐसा कोई पॉइंट बता देता है, बुद्धि भी हार मान लेती है, कहती है हाँ ठीक बात है, सो जा। हाँ, मान लीजिए पहले दिन फिसल गए, अरे आज तो पैर में थोड़ी मोच सी आई हुई है, आज कैसे एक्सरसाइज करेंगे, बुद्धि कहेगी चल ठीक है सो जा। अब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा होता, कोई ना कोई वजह बनती। अब क्या होगा, बुद्धि बीच में नहीं बोलती, मन कुछ रीजन देता, बस अलार्म बंद किया, बुद्धि भी सो जाती। अब ये क्या पड़ जाता है, बार बार करने से संस्कार पड़ जाता है, और इतना गहरा संस्कार पड़ जाता है, आई थिंक आप में से बहुत अनुभव होंगे इस बात के, कि उससे क्या होता है, अलार्म बजता है, जोर से बज रहा है, हमारा हाथ कब अलार्म पे जाता है, कब उसको हम बंद करते हैं और खुद सो जाते हैं। और सारा घर उठता रहता है, कहेगा भाई अपना अलार्म तो बंद कर लो, कितनी जोर से आपने लगा रखा है। होता है कभी कभी ऐसा। हाँ, ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया, वो संस्कार पड़ गया, अलार्म को सुनते भी ना सुनने का। ऐसे ही हमारे गुस्से के संस्कार, बोलने के संस्कार इसी तरह तो पड़े हुए हैं। पहले थोड़ी हम ऐसे थे, लेकिन धीरे 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 कोई सिचुएशन ऐसी आती है, हमने गुस्सा किया, काम हो गया, अरे वाह ये तो ठीक है। तो क्या उसमें बुद्धि में क्या गया, समझ क्या गई, गुस्से से काम होता है। अगली बार कोई काम आया तो मन में विचार है, नाट लगा दो, काम फटाफट हो जाएगा, काम हो गया। अब धीरे धीरे करते करते काम तो होने लगा, लेकिन उसका संस्कार पड़ गया, अब जहां नहीं चिल्लाना वहां भी चिल्लाने लग गए, आवाज ही तेज हो गई। तो ऐसे हमारे संस्कार बनते हैं। और ये संस्कार क्यों बनते हैं, फिर हम, हमारे लिए ये एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। कोई भी संस्कार, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जब वो संस्कार बन जाता है, वो ऑटो मोड में चलता है। अच्छा संस्कार भी, अगर किसी को जल्दी उठने का संस्कार पड़ गया, उसको एफर्ट नहीं लगेगा, वो अपने आप ही नींद खुल जाएगी, बड़ा एफर्टलेसली उठेगा। किसी को एक्सरसाइज करने का संस्कार है, वो जिस दिन नहीं करेगा तो तकलीफ होगी, वो करेगा तो उसकी बॉडी अपने आप ही, उसको अच्छी फीलिंग आएगी। किसी को रीडिंग का संस्कार है, तो वो नहीं पढ़ेगा तो तकलीफ होगी, पढ़ना उसको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और ये बनते कैसे हैं, इसको हमने ये समझा कि बार बार अभ्यास करने से बनते। और इसमें मन और ये जो ब्रेन है ना, फिजिकल ऑर्गन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको हम आगे समझते हैं कि हमारे ब्रेन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कोई भी अटेंशन देके हम काम बार बार करते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट सर्किट्स जो होते हैं, वो उस कोई भी काम हम करें, जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, अब ये कितना नेचुरल है, मुझे कोई एफर्ट थोड़ी लगाना पड़ रहा है इस बात के लिए। लेकिन कभी जब मैंने हाथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट करके उठाया होगा, इसके रिजल्ट में मेरे ब्रेन में कुछ पाथवेज बनते हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनते हैं। थोड़ा साइंटिफिक है, मैं इसको बहुत इजी करके आपको बताती हूँ। कोई भी कर्म हम करते, चाहे खाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे ब्रेन में कनेक्शंस बनते हैं, जिससे कि जब हम बार बार, मान लीजिए आप पहली बार ड्राइविंग करते हैं, तो पहली बार तो आप नहीं चलाने लग गए थे ना एफर्टलेसली, आपको कितना टेंशन देना पड़ा था, सामने भी देखना है, साइड व्यू में भी देखना है, ब्रेक, क्लच, एक्सीलरेटर्स और गियर सबका कोऑर्डिनेशन करना है। तो शुरू में कितना मुश्किल था। अभी तो देखो, रेडियो सुनते, पड़ोस में किसी से बात करते, आगे पीछे देखते, एफर्टलेसली आप कर पाते हो सारी चीजें। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के वो न्यूरॉन्स प्रोग्राम्ड हो चुके हैं। अटेंशन देके जो आपने प्रैक्टिस करी, वो प्रैक्टिस करते करते अब वो फ्लो में आ गए, इजी हो गया है। कोई भी आदत, वो केवल फिजिकल काम की बात नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन टू चेंज स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू आवर एक्शंस एंड थॉट्स। हमारे विचार और हमारे एक्शंस की प्रतिक्रिया में हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है हर पल, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो संस्कार ऐसे बनते हैं, जब हम बार बार कोई क्रिया को बार बार करते हैं, तो वो हमारे न्यूरॉन्स पक्के हो जाते हैं, वो हमें फिर हेल्प करते हैं उसको एफर्टलेसली करने के लिए। फिर हम चाहें तो भी हम उसे रोक नहीं पाते, हम कहते हैं अब संस्कारवश हो गया, क्योंकि मेरा ब्रेन सपोर्ट करने लगता है उस चीज को, मेरा ब्रेन उस तरह के हार्मोन्स रिलीज करने लगता है जो मेरे लिए इजी हो जाता है वो काम करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरीके से हमारे संस्कार बनते हैं। अब संस्कार चाहे बुरे हैं
वो कैसे बने, जब ये समझ में आता है तो हम अच्छे संस्कार भी बना सकते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है एक बहुत ही वंडरफुल तथास्तु मशीन है। तथास्तु मशीन मतलब उसको जो कह दो वो वैसा करता है। और उसको कहेगा कौन? मन कहेगा, मन और बुद्धि। मन जैसा संकल्प दृढ़ता के साथ क्रिएट करेगा और बुद्धि उसको दृढ़ता के साथ उस पर काम करेगी, निर्णय लेगी, तो ब्रेन हमारा उसको एक्सेप्ट करता है और जैसे तथास्तु ब्रेन उस तरीके से उसको प्रोग्राम करना शुरू कर देता है। हमारे न्यूरॉन्स ऐसे डेवलप होने लगते हैं, 1 हफ्ते के अंदर हमारे ब्रेन में नए कनेक्शंस बनने लगते हैं। जिस भी चीज का हम अभ्यास करेंगे, अगर आप अभ्यास करेंगे नहीं मुझे इस हफ्ते बिल्कुल धीरे बोलना है, अटेंशन देके आप ध्यान करेंगे, मैं धीरे बोल धीरे बोल, आपके जो बोलने के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेन में न्यूरॉन्स होंगे वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन 1 हफ्ता आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो उस चीज का, ये नहीं आज मैंने प्रैक्टिस किया कल बीच बीच में होगा, पुराना संस्कार आएगा, लेकिन हम कॉन्शियस एफर्ट देकर जब उस पर काम करेंगे तो 8 हफ्तों के अंदर कोई भी आदत एक दिन में ना हमारी पहली बनी है ना अभी बनेगी। पहले भी बहुत टाइम में एक आदत बनती है और ऐसे ही अभी भी बहुत प्रयास करने पर नई आदत बनेगी या उसको हम चेंज कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना है क्योंकि तरीका ही ये है। तो ब्रेन के अंदर 8 हफ्तों की प्रैक्टिस से बहुत अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और कोई भी नई पॉजिटिव आदत, चाहे वो खाने को लेकर है, कई कहते हैं हम नॉन वेज के बिना नहीं रह सकते, हम उनको कहते हैं आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, इतने दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखो आपके अंदर क्या चेंज आता है। 21 डेज का पहले करो, अगर पॉजिटिव चेंज आता है तो उसको 8 हफ्ते तक कंटिन्यू करो, आपका फिर दिल ही नहीं करे, क्योंकि वो आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाएगी। खाने की भी तो प्रोग्रामिंग हुई थी, ना खाने की भी हो जाएगी, फिर आपको वही अच्छा लगेगा। ऐसे ही अगर देर से उठने का संस्कार है, जल्दी उठने का भी पड़ जाएगा, लेकिन कुछ टाइम थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे बुद्धि को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, समझ देनी पड़ेगी मेरे लिए क्यों जरूरी है। इसीलिए ये ज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान से बुद्धि में ये समझ आती है मैं क्यों करूं। जब तक वो समझ नहीं है, हम कोई रोबोट्स नहीं है कि हमें किसी ने कहा हम ये करें और हम करने लग जाए। जब तक मेरे को वो डीप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि मैं क्यों करूं, तब तक बुद्धि जब तक स्वीकार नहीं करेगी उस बात को, तब तक हम नहीं करेंगे। सिर्फ किसी के कहने से हम 1 या 2 दिन कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुभव क्यों सुना, मेरे कहने से आपने आज ग्रेटिट्यूड लिख दिया होगा, कल लिख देंगे, परसों नहीं लिखेंगे, लेकिन जब आप रियलाइज करेंगे कि इसको लिखने से मेरे अंदर ये चेंज आया, तब आप खुद करेंगे, है ना। और 1 हफ्ता मेरे कहने से करें, फिर जब पॉजिटिव चेंज आएगा तो आप खुद करेंगे और धीरे धीरे संस्कार पड़ जाएगा और फिर धीरे धीरे हर नेगेटिव में पॉजिटिव देखने का संस्कार पड़ जाएगा। ये सब आदतें, चिंता की आदतें, वेस्टफुल थिंकिंग की आदतें, ज्यादा सोचने की आदतें, एंजाइटी में आने की आदतें, ये भी तो हमने डेवलप करी है अनजाने में। अब हम जानकर समझकर अपनी इन आदतों को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर अपना अनुभव आपको बताऊं, मैं आज से 11 साल पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग थी। मतलब नेगेटिव थिंकिंग क्या कहें, डर था हर चीज का, स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति, पति के प्रति, बिजनेस के प्रति, जीवन के प्रति बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी। हर टाइम नेगेटिव ही थॉट आता था, कोई लेट हो जाए, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया होगा। अब बच्चे अगर जरा सा किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं करें, ये फेल हो जाएंगे, इनका भविष्य क्या होगा। मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानियां बनाने की आदत थी। और फिर जब मैं इस ज्ञान में आई, एक टोटल मैं कहूंगी कि हाँ, एक मेरी विशेषता ये थी, मैं कोई भी चीज सीखती हूँ तो उसको पूरी डेडिकेशन से सीखती हूँ, जो मुझे अच्छी लग जाती है उसको मैं डेडिकेशन से सीखती हूँ। और यहाँ मुझे लगा कि हाँ, ये एक लाइफ चेंजिंग चीज बताई जा रही है मुझे, एंड आई शुड प्रैक्टिस इट। और मैंने उसको बड़ी लगन से प्रैक्टिस करी और बहुत सारे चेंजेस मैंने देखे। मतलब आज मुझे लगता है कि क्या मैं थी, और आज हर चीज में पॉजिटिविटी नेचुरल दिखती है। शुरू में बहुत एफर्ट किया, नहीं मुझे इसमें ये नहीं देखना, मुझे ये देखना, आज वो धीरे धीरे नेचुरल हो गया क्योंकि ब्रेन ने उस स्ट्रक्चर वैसा बनने लग गया, पॉजिटिविटी को देखने का स्ट्रक्चर बनने लग गया। यही अभ्यास हमको करना है, बस थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपका ये कोर्स 1 हफ्ते का है, लेकिन मैं हर एक को कहती हूँ 1 हफ्ते नहीं, कम से कम 3 महीने एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आप अपने संस्कारों पर काम कीजिए, तब कहीं जाके आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देख पाएंगे। क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट संस्कार हैं वो आज के नहीं है, कोई बचपन का संस्कार है, कोई सालों का संस्कार है, कोई पिछले जन्मों का संस्कार कैरी किया हुआ है।
बड़ा मुश्किल है। इन पे डीप रूटेड जो, जिसे कहते हैं ना, मूर्ति जो है वो पत्थर बन गई है, उसको ज्ञान के जल से बार बार भिगोकर उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा, तब नई मूर्ति बनेगी। तो संस्कार बड़े कड़े होते हैं, कहते बड़ा कड़ा संस्कार है। तो हमारे संस्कार, हमें किसी और के संस्कार पे काम नहीं करना, हमें अपने संस्कारों पर काम करना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस किसको कहते हैं? व्हेन वी रिपीट एन एक्टिविटी, किसी भी गतिविधि को हम जब पूरे ध्यान से बार बार दोहराते हैं, अटेंशन देके दोहराते हैं, तो हमारे अंदर उस तरीके के न्यूरॉन्स बनने लगते हैं और हमारा ब्रेन उसे सपोर्ट करने लगता है। आज जब ये अवेयरनेस मुझे आई है, क्यों ना मैं इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके तो देखो। मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ, आप मत स्वीकार करिए मैं जो भी आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड खुद का बड़ा साइंटिफिक है, मैं हर किसी की बात स्वीकार नहीं करती, लेकिन साइंटिफिक होने के वजह से मैं उसको एक्सपेरिमेंट जरूर करती हूँ, जो बात मुझे जच जाती है। तो आपको भी अगर कोई बात जचे ना इसमें, ये जरूर नोट कीजिएगा अपने लिए कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना। खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस बनेगा, और जब खुद का एक्सपीरियंस होगा फिर वो करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं संस्कार परिवर्तन करना चाहती हूँ, तो मुझे कैसे संस्कार बनाने हैं और मुझे उसको कैसे बदलना है, उसको समझने के लिए आज आपको एक और बात मैं बता रही हूँ, आध्यात्मिक राज आपको बता रही हूँ, जो शायद ना पता हो और शायद पता भी। हम सबको बताया जाता है कि हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, ये पूरी दुनिया ही 5 तत्वों से बनी हुई है ना, ये हम जानते हैं। और ये 5 तत्व कौन से हैं? धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश तत्व। अब ये तत्व बड़े बैलेंस में चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी परेशानी होती है तो जरूर इन तत्वों की कुछ इम्बैलेंस होती है। मान लीजिए मैंने आपके लिए आज बहुत अच्छा भोजन बनाया और जैसे ही आप आते हैं मैं कहती हूँ आपको सर्व करती हूँ, और आप बाहर से गर्मी में आए हैं, पानी की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? भाई नहीं, पहले पानी दो। मैं कहूंगी नहीं ना, बहुत टेस्टी खाना, पानी से पेट भर जाएगा, आप पहले खाना खाइए। आप कहेंगे नहीं, पहले पानी दो। और जितनी शरीर को जरूरत होगी पहले उतनी पानी पीकर उसके लेवल को नॉर्मल लाके तब आप किसी चीज को एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज आप बेचैनी महसूस करेंगे। आप देखो, अग्नि तत्व जरा सा शरीर में बढ़ जाता है, फीवर आ जाता है, कितनी बेचैनी होती है ना। तो कोई भी चीज बढ़ या कम हो जाती है, हाँ घुटनों में पानी आ गया, जरा सा आया है, इंजेक्शन से ही निकलेगा, इतना सा ही है, लेकिन कितनी तकलीफ देता है। सो इम्बैलेंस किसी भी तत्व का हमारे शरीर में बेचैनी पैदा करता है, जिसका इलाज तो डॉक्टरों के पास है। आयरन कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, ये कम हो गया, सबकी दवाइयां हैं, सबके टेस्ट हैं, सबकी दवाइयां है ना, तो वो इलाज तो हम करा सकते हैं। लेकिन आज दुखी जो है, एंजाइटी में जो है, डिप्रेशन में जो है, आत्मा है, शरीर नहीं। तो आत्मा को क्या करें? उसके कौन से तत्व हैं, वो किससे बनी हुई है, उसमें बेचैनी क्यों हो रही है, उसको समझते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमको सिखाता है कि आत्मा जो है 7 क्वालिटीज से बनी हुई है, 7 गुणों से, सतोगुणी आत्मा इसलिए कहते हैं। और वो 7 गुण क्या है? बहुत ही सुंदर हमारे गुण है: शक्ति, पवित्रता, खुशी, प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद। हाँ दे रहे हैं। आप सभी अपने आप को म्यूट रखें। तो ये हमारे गुण हैं, 7 गुण हैं जिनके हम बने हुए हैं। बने हुए मतलब ये हमारी, जिसे कहना चाहिए हमारे ये मूल संस्कार हैं, इनके ही हम बने हुए हैं। हम इन सब चीजों को बाहर ढूंढते हैं। क्या करते हैं? अब एक एक को हम डिटेल में समझते हैं, ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, समय को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी इसको करेंगे। ये बार बार जो आप इसको कंट्रोल से कहीं कर सकते हैं। आई होप सभी ध्यान देके सुन रहे हैं, कुछ और मल्टीटास्किंग ना करें, क्योंकि जब आप अनम्यूट हो जाते हैं ना बाई चांस गलती से, तो पता लग जाता है कि आप सेशन अटेंड कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं साथ में। तो मल्टीटास्किंग ना करें, पूरा ध्यान यहीं पर रखकर इसी सेशन पर ध्यान दें तो ज्यादा फायदा होगा। तो 7 गुण जो हैं आत्मा के, ये एक एक हम इसको लेते हैं। तो सबसे पहला गुण जो है वो ज्ञान। ज्ञान बहुत जरूरी है, इसीलिए आज व्यक्ति जाकर मंदिरों में भी क्या कहता है? हे भगवान, मुझे सच्चा ज्ञान दो। पीएचडी कर लिया, इतना पढ़ लिख लिया, अब कौन सा ज्ञान चाहिए? लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि आज व्यक्ति अंधेरे में है।
हाँ, मान लीजिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते, कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और बीच में उस किसी की गाड़ी खड़ी है बीच सड़क, और वो देखता है उस पे डॉक्टर का साइन बना हुआ है, कहता पढ़ा लिखा डॉक्टर और बीच में गाड़ी छोड़ के चला गया। उसको 2 बातें सुनाता है, उसके बारे में कुछ-कुछ बोलता है, पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर वो देखता है वो हॉर्न पे हॉर्न बजाता है। फिर वो देखता है वो सामने केमिस्ट की दुकान पे वो डॉक्टर खड़ा हुआ और इशारे से कह रहा है, "आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ।" "क्या आ रहे हो भाई साहब? आपकी वजह से सारा ट्रैफिक जाम हो गया, क्या समझते हो? पढ़े लिखे हो?" ऐसे-ऐसे बहुत कुछ कहा। अब उसको गुस्सा आया उस व्यक्ति को, वो भी गाड़ी छोड़ के गया उसको डाँटने के लिए। इतने में वो तो डॉक्टर फटाफट आया, गाड़ी लेके चला गया। केमिस्ट बोला कि आपको पता है पिछली गली में एक एक्सीडेंट हो गया है और ये डॉक्टर साहब जो हैं उसकी मदद करने के लिए कुछ दवाइयाँ लेने आए थे। अब जैसे ही एक क्लैरिटी आती है, अब क्या उस व्यक्ति का गुस्सा उस डॉक्टर के प्रति उतना ही रहेगा या मन में कुछ उसके लिए सम्मान आएगा, मन में कोई मदद की भावना आएगी? ये कहाँ से आया? ये चेंज कैसे आया? जब उसको सच्चाई पता लगी। इसलिए ज्ञान, आत्मा हर बात के राज को जानना चाहती है और जब वो सच्चाई सामने आती है तो हमारा पूरा ही उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो चेंज हो जाता है। एंड मोस्टली क्या होता है, क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है। नाराज 2 शब्दों से बना, ना प्लस राज। जब हम उस बात के पीछे के राज को नहीं जानते तो हम नाराज हो जाते हैं। किसी ने हमें कुछ उल्टा बोल दिया, हम गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा क्या, ये कोई तरीका है हमसे बात करने का? ना उम्र का लिहाज देखते हैं, ना संबंध का देखते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं। लेकिन हमें तभी पता लगे कि इस व्यक्ति के साथ अभी कुछ ऐसा हुआ है, तो हम एकदम से माफ कर देते हैं, है ना? नाराज क्यों हुए थे? क्योंकि राज को नहीं जानते। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये राजयोगा मेडिटेशन में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हम अपनी बहुत सारी गहराइयों के बारे में जानते हैं कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, ये परिस्थितियां ऐसी क्यों आ रही हैं, दूसरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब ये ज्ञान क्लियर होता जाता है तो जैसे बुद्धि में प्रकाश आ जाता है, जिसे कहते हैं एनलाइटनमेंट, जागृति, वो ज्ञान से आती है। तो ज्ञान इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात है प्योरिटी। पवित्रता मुझ आत्मा का ही गुण है, इसीलिए आप देखो हर आत्मा को पवित्रता अच्छी लगती है, प्योरिटी अच्छी लगती है। अब बाहर की सफाई भी सबको अच्छी लगती है, चाहे कोई अपना घर कितना ही गंदा रखता हो, लेकिन सफाई उसको भी अच्छी लगती है। कोई बहुत साफ सी चीज होगी तो उसको भी अच्छी लगेगी, अपील करती है। और ऐसे ही आंतरिक सफाई, आप देखो आप संबंधों में क्या कहते हो, आप कहते हो मुख से देखो वो व्यक्ति कैसे भी बोलता है, लेकिन दिल उसका साफ है, और जिसका दिल साफ होता है उसके साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं। बाहर से कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसका दिल मैला है तो हम उससे दूरी बनाते हैं। हाँ, चाहे वो व्यक्ति हमारे लिए कितना भी कुछ भी बाहर से दिखाता है, कितना प्यार दिखाता है, लेकिन हम कहते हैं इसका मन साफ नहीं है। तो मन की सफाई आत्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आत्मा का नेचुरल गुण है। तीसरा शांति, जिसकी आज हम सबको तलाश है। रहता है ना, सब कुछ है जीवन में, लेकिन कहीं मन अशांत है। तो शांति, सारी चीजें शरीर को सुख देती है, लेकिन आत्मा की जो क्वालिटी, आत्मा में जो शांति होनी चाहिए वो कम हो गई है, इसलिए वो अशांति के कारण शांति को ढूंढती रहती है। कहीं तो मिले शांति, कहीं तो मिले शांति। वो सोचती है शायद आंख बंद करने से, दुनिया को ना देखने से शांति मिल जाएगी, लेकिन भीतर और ही अशांति है, अपने अंदर और ही अशांति है, बहुत सारी बातें हैं, है ना? तो ये आध्यात्मिक ज्ञान से हमें अपनी जब ओरिजिनल क्वालिटी पता लगती है, मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। जैसे पानी की नेचुरल क्वालिटी क्या होती है? कूलनेस, शीतलता। हाँ, अग्नि पर रख देंगे तो उबल जाएगा, फ्रीजर में रख जाएंगे तो जम जाएगा, स्वरूप चेंज हो जाएगा, लेकिन बाहर रखोगे नेचुरल वापस अपने स्वरूप पर आ जाएगा। तो जब हम स्मृति में रहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये हमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल गुण है, कहीं और से लाने की जरूरत नहीं है शांति को। इसी तरह प्रेम, आज देखो हर संबंध में हम प्यार चाहते हैं। कोई हमें बहुत महंगे गिफ्ट्स भी देता है, हम कहते हैं अरे भाई इन सब की हमको जरूरत नहीं है, आप प्यार के 2 बोल ही बोल दो ना, बस उसी से हमें तो खुशी मिल जाती है ना? आज हर व्यक्ति, चाहे बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, हर एक को प्यार चाहिए। चीजों का कोई वो नहीं है, क्योंकि चीजें शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा को प्यार चाहिए। इसलिए तो कहते तेरी एक प्यार के, प्रेम के बूंद के प्यासे हम। खुशी, आज खुशी को तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहीं गाड़ी में ढूंढ रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी में ढूंढ रहे हैं, बेटे के सुख में ढूंढ रहे हैं, धन में ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ हम इसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन वास्तव में खुशी हमारी अपना गुण है,
कुछ ना होते हुए भी हम खुश रह सकते हैं और सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रह सकते हैं। ये हम सब ने अनुभव किया है, क्योंकि खुशी मेरी आंतरिक प्रॉपर्टी है, मेरी आंतरिक विशेषता है, मेरा गुण है। इस खुशी को कोई चीजों में नहीं पाया जा सकता। आज बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आए, बड़े खुश हुए, धन इकट्ठा करके आज हमने ले लिया, आज हम भी मालिक है इतनी बड़ी गाड़ी के। कल किसी ने स्क्रैच मार दिया, सारी खुशी गायब हो गई। अरे कल तक तो आपको गाड़ी खुशी दे रही थी। या मान लीजिए पड़ोसी उससे भी बड़ी गाड़ी ले आए, अरे ये हमने बस 1 महीने पहले ले लिया ना, मॉडल पुराना हो गया, हम भी 1 महीने बाद लेते हैं, तो अब कहाँ गई खुशी? तो छोटी छोटी बातों में हम खुशी, चीजों में हम खुशी देखते हैं, लेकिन वास्तव में खुशी मेरी अपना गुण है, और मेरी खुशी कोई नहीं छीन सकता मेरी इजाजत के बिना। ये हमको अभी समझना पड़ेगा। किसी का रूड बिहेवियर, कोई ऐसी परिस्थिति मुझे दुखी नहीं कर सकती अगर मैं अपने इन गुणों को, इनके ऊपर काम करना शुरू करूं। ये ना होने के कारण जैसे जीवन में अंधेरा हो रहा है। आनंद, आनंद है बड़ी ऊंची स्थिति, जब आत्मा के अंदर ज्ञान होता है, क्लैरिटी होती है, प्योरिटी होती है, किसी के लिए कुछ नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, मन शांत है, प्रेम से भरा हुआ है हर आत्मा के लिए, खुश है, संतुष्ट है। तो एक आनंद की ब्लिसफुल हमारी स्टेज होती है, जिसको कहते हैं ऊपर की अवस्था, जिसमें नीचे क्या हो रहा है उसका मेरे ऊपर प्रभाव ही नहीं है। कहते हैं ना, बड़ा आनंद में है, वो स्थिति होती है आनंद की। और सातवीं क्वालिटीज है, क्वालिटी है शक्ति, जिसको हम भगवान के आगे जाकर भी कहते हैं, प्रभु मुझे मन की शक्ति दे। मन की शक्ति मांगते हैं, शरीर की शक्ति की बात नहीं करते, क्योंकि शरीर की शक्ति के लिए तो कैप्सूल्स आते हैं, लेकिन मन की शक्ति के लिए कोई कैप्सूल नहीं आता, सिर्फ नींद की दवाइयां आती हैं। डॉक्टर सिर्फ नींद की दवाई दे देंगे, सो जाओ, भूल जाओ अपने आप को। और भगवान आके हमें याद दिलाते हैं, जगाते हैं, सुलाते नहीं है, जगाते हैं, जागृति देते, उठो बच्चे, उठो, जानो तुम कौन हो, तुम इन 7 गुणों से बनी हुई सुंदर आत्मा हो। तो ये जब हमें समझ में आता है कि हमारी ही ये गुण है, सिर्फ इनको इमर्ज करना है, यूज ना करने के कारण, जैसे मान लीजिए हम मसल पावर भी है, कहते हैं यूज इट और लूज इट, यूज करो नहीं तो खत्म हो जाएगी। जितना एक्सरसाइज करोगे आप अपनी शक्ति को खत्म नहीं करते, आप बढ़ाते हो अपनी शक्ति को, क्योंकि आप उसको यूज करते हो, है ना। आप रोज भारी भारी सामान उठाते हो, आपके लिए इजी है उठाना, और आप कहो कि भाई मैं तो भारी सामान नहीं उठाऊंगा, मैं तो ये काम नहीं करूंगा, नहीं काम करोगे तो ये जो मसल्स के अंदर शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसी तरह आत्मा ने खुद को ना जानने के कारण कि खुशी मेरी अंदर ही है, शांति मेरे अंदर ही है, मेरे ही गुण है, हमने क्या किया, हमने इन चीजों को बाहर से लेने की कोशिश करी। और प्रॉब्लम क्या हुई, बाहर वाला व्यक्ति भी खाली था, वो भी तो डिस्चार्ज बैटरी है ना। डिस्चार्ज बैटरी किसको कहेंगे, जिसके अंदर ये 7 गुणों की कमी हो गई। जैसे शरीर को कमजोर कब कहते हैं, जब शरीर के अंदर आयरन, कैल्शियम तत्वों की जो कमी हो, इम्बैलेंस हो, तो हम शरीर को कमजोर कहते हैं। आत्मा की कमजोरी मतलब ये 7 गुण कम हो जाना, तब आत्मा बेचैन है, तब तो वो ढूंढ रही है कोई मुझे प्यार दे, कहीं से मुझे शांति मिले, कोई तो मुझे सुख दे, बाकी कहाँ से देंगे, वो भी तो डिस्चार्ज बैटरीज है। इसलिए कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हर एक के हाथ में एक बिना दिखने वाला कटोरा है। आज व्यक्ति धन से तो बहुत अमीर है, लेकिन इन सब चीजों से गरीब हो चुका है, तो करना क्या है, कहीं और से नहीं लेकर आना। अपनी इन क्वालिटीज को जितना हम स्मृति में रखेंगे, उतना ये, जितना यूज करेंगे उतना ये बढ़ेंगी। जितना प्यार देंगे, जितना अपने आप को शांति की स्थिति में हम रखेंगे, कोई और शांति नहीं देगा इस अशांति की दुनिया। जहाँ हर कोई अशांत है वो आपको कहाँ शांति देगा। तो ये मुझे अपनी प्रॉपर्टी जो है, मेरी जो क्वालिटी है, उसको मुझे इमर्ज करना होगा। इसको मैं इस रूप से कहती हूँ कि देखो हम क्या करते हैं, हम दुख पे काम करते हैं, गुस्से पे काम करते हैं। हा? तो अब ज्ञान ना होने के कारण क्या हुआ, अज्ञानता आई, कंफ्यूजन आई, बुद्धि के अंदर बादल आ गया, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो मन अशांत अपने आप ही होगा। जब मन में पवित्रता नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये इतना खराब है, इसने मुझे धोखा दिया, ये बहुत बुरा है, इसका तो ऐसा हो, जब यहाँ ये बातें हैं तो मन अशांत होगा। हाँ, शांति तो रहेगी ही नहीं। अब किसी के लिए प्रेम भी नहीं है, उसके बदले में क्या है, घृणा है, नफरत है, द्वेष है, तो मन अशांत हो गए। हाँ, तो कहने का मतलब है इन सब की कमी ने, इनके काउंटर जो हमारे अंदर अवगुण है वो डेवलप हो गए, जो हमें अशांति देते हैं, जो हमें बेचैन करते हैं।
अब दूसरे व्यक्ति आकर ये क्लियर नहीं करेंगे, ये हमको खुद से करना पड़ेगा, अपनी इन क्वालिटीज को इमर्ज करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज। जितना मैं आत्मा स्वयं को आत्मा समझूंगी, शरीर नहीं, रोल नहीं, पोजीशन नहीं, लेकिन मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ डिवाइन बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। जितना मैं इस स्मृति में रहूंगी, ये मेरी शक्तियां कहें, मेरी क्वालिटीज कहें, ये बढ़ती चली जाएंगी। और मेडिटेशन में हम इसी चीज का अभ्यास करते हैं। तो इसको 7 दिए के रूप में ले लीजिए। जैसे कई बार मान लो कमरे में अंधेरा है, आप अंधेरे पे तो काम नहीं करते ना, आप क्या करते हो, लाइट स्विच ऑन करते हो, राइट? अंधेरा चला जाता है। तो हमें अज्ञानता पे काम नहीं करना, ज्ञान को लेकर आना, प्रकाशित हो जाएगा जीवन। हमें इम्प्योरिटी पे काम नहीं करना, हमें अपने जीवन में पवित्रता लेकर आना। हमें अशांति पे काम नहीं करना, शांति को लेकर आना। कहीं बाहर से नहीं, अंदर से उसको इमर्ज करना। तो अपने आप जिसे कहते हैं, आप घृणा पे काम नहीं करना, अपने अंदर जितना प्यार लेकर आएंगे, इमर्ज करेंगे, उतना घृणा अपने आप खत्म हो जाएगी। ये अंधकार की निशानी है सारी, और ये जो 7 क्वालिटीज है, ये प्रकाश की निशानी है। जितना जितना लाइट ऑन करेंगे, अंधेरा अपने आप जाता जाएगा। और इसके लिए राजयोग में बहुत सुंदर बात कही जाती है, ये दुनिया में भी प्रसिद्ध बात है, वेयरएवर माय अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां मैं अटेंशन दूंगी, वहीं पर मेरी शक्तियां काम करेंगी, और जहां मेरी शक्तियां जाएंगी, वहीं मेरा जीवन ग्रो करने लगेगा। अगर मैं अपने आसपास किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता ही देखती जाऊंगी, मेरा टेंशन उसकी कमी पर ही है, तो वही मेरी शक्तियां लग रही हैं, और उसके अंदर वो बढ़ती चली जाएंगी। स्वयं में अगर कोई कमजोरी देख रही हूँ, तो वो कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, और उसके बदले अगर स्वयं में मैं कोई विशेषता देख रही हूँ और उसी का चिंतन कर रही हूँ, उसी पर अटेंशन दे रही हूँ, तो मेरी सारी शक्तियां, मेरी जो एनर्जी है, उस पर फ्लो करके उसी को मेरा मुख्य गुण बना देगी। अटेंशन देने की बात है कि मैं अपनी किस बात पर अटेंशन देती हूँ। इसके लिए बहुत सुंदर रूल है, इसको गोल्डन वर्ड समझिएगा। मतलब मेरे जीवन में तो इसके लिए इसका बहुत महत्व है। चित्र से चरित्र बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है। इसका मतलब क्या है? जैसा मैं चित्र स्वयं का बनाती हूँ, वैसा मेरा चरित्र बनता है। मैं बचपन में, मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, जब मैं स्टूडेंट थी तो बहुत डरती थी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं थी। पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, लेकिन स्टेज पे प्राइज लेने जाना होता था तो रात भर नींद नहीं आती थी, ये सोचकर कि सारा स्कूल कब देखेगा, मेरी बॉडी शेक करेगी, मैं तो जा नहीं पाऊंगी। उस तरह की कॉन्शियसनेस रहती थी। तो मैं अपना चित्र क्या बनाती थी, मैं उठ के जा रही हूँ, मैं कांप रही हूँ, मैं घबरा रही हूँ, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, ऐसा कुछ विजुअलाइज करती थी, और वही मेरे साथ होता। और इस पीड़ा को मैं लगभग अपने पूरे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, शादी के बाद भी इसको मैं अनुभव करती रही। लेकिन जब 11 साल पहले यहाँ आई और मेरे को एक नया चित्र मिला, मुझे मिला कि आप अपने आप को ऐसे देखो, आप ऐसे कर रहे हो, आपके अंदर ये विशेषता है। तो जैसी अटेंशन शिफ्ट हुई, उसको मैंने स्वीकार किया और अपना एक नया चित्र बनाया, एक कॉन्फिडेंट अदिति का चित्र बनाया, और मैंने देखा मेरे अंदर वो लक्षण आने लगे। तो क्यों? क्योंकि इसके पीछे साइंस है। जैसा मैंने अपने बारे में सोचा, मेरे ब्रेन ने क्या कहा, तथास्तु। मेरे ब्रेन के अंदर वो स्ट्रक्चर बनने लग गए जो मुझे सपोर्ट करने लग गए, मेरे शरीर को प्रोग्राम करने लग गए उस तरीके से बिहेव करने के लिए, और मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ने लगा। स्मृति से स्थिति बनती है। जहां मैं स्मृति रखती थी मैं नहीं कर सकती, तो मेरी स्थिति ऐसी बनती थी, कमजोरी की स्थिति। और जहां मैंने ये परिवर्तन किया, मैं कर सकती, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं चुनी हुई विशेष आत्मा हूँ। जब मैंने ये स्मृति रखी, तो मेरी स्थिति डे बाय डे बढ़ती चली गई। और आज जो कुछ भी प्राप्तियां हम स्थूल रूप से, प्रोफेशनल रूप से करते हैं, आज मैं उसका क्रेडिट इस ज्ञान को दूंगी, क्योंकि हमारे अंदर जो क्वालिटीज थी वो छुपी हुई थी, हमें पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं। जब इस ज्ञान को लिया, लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी लेट एज में जाना चाहिए, कहीं बिजनेस छूट जाए, परिवार छूट जाए। मैं कहती हूँ बचपन से डालना चाहिए। हमें अपने बारे में कैसा सोचना है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ को ही नहीं जाना तो सेल्फ एस्टीम क्या बनाएंगे? वो बाहरी एस्टीम होती है सिर्फ, जिनकी होती भी है तो बाहरी एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम खुद को जानना, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी क्वालिटीज, अपनी शक्तियों को जानना, अपने आप को उस रूप से देखना
जैसा भगवान ने हमें बनाया है, दूसरों की नजरों से खुद को नहीं जज करना कभी। भगवान ने मुझे कैसा बनाया, मेरे अंदर क्या विशेषताएं हैं, उनको इमर्ज करना, उनकी स्मृतियों में रहना, ऊंची स्थिति बनाना है। और ये हम राजयोग के अभ्यास से इस बात को प्रैक्टिस करते हैं और अपने अंदर इमर्ज करते हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क भी रहेगा। बी सोल कॉन्शियस। मैं आत्मा हूँ, चाहे भोजन बनाते, रोटी बनाते, मैं आत्मा इन हाथों से काम कर रही हूँ, मैं मालिक हूँ, लेकिन हाथों से काम कर रही हूँ, लेकिन बुद्धि में क्या रहे, मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, बहुत प्यार से भोजन बना रही हूँ। चिड़चिड़े होकर भोजन नहीं बनाएगा, मुझे ही बनाना पड़ता है। घर का भी काम करो, किचन में भी खाना बनाओ, नहीं, ये संकल्प आएंगे तो खाना कैसा बनेगा। हाँ, मैं सेवाधारी हूँ। सिर्फ हम बाहर की सेवा नहीं करते, आप सब रोटेरियंस देखो कितनी सेवा करते हैं, समाज में कितनी सेवा करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम खुद की और खुद के घर वालों की, इनकी सेवा करें, है ना। ये संतुष्टता यहाँ पर होगी तो बाहर होगी ना। तो औरों की भी नहीं करनी, आज मैं कहूंगी खुद की सेवा, ये सेवा है। जब मैं खुशी खुशी कोई काम करती हूँ, सबसे पहले मैं अपने अंदर परिवर्तन देखती हूँ, तो मैं खुश स्वरूप आत्मा, मैं प्रसन्न स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ, ऐसे खाना जब बनाएंगे ना, तो आपकी वाइब्रेशन से वो खाना भी शक्तिशाली बनेगा। जो आत्मा खाएगी उसको शक्ति मिलेगी। किसी से बातचीत करते, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपकी शांति और प्रेम की वाइब्रेशन उस आत्मा को भी जाएगी और आपके संबंध भी मधुर होंगे। कार्य करते भी मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं। सोते टाइम भी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, गोली नहीं खानी पड़ेगी फिर नींद की। यकीन मानिए, बहुतों का अनुभव है कि जब वो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो नींद की गोली छूट जाती है। क्यों हम एक गोली के अधीन है? अपनी नींद के लिए भी, अपने चैन के लिए भी नहीं, इसका तो वो मालिक होना चाहिए ना। तो कुछ भी कर्म करते, ये तो 4 एग्जाम्पल दिए, कुछ भी कर्म करते हमको आत्म अभिमानी स्थिति मतलब सोल कॉन्शियस स्टेज। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, लेकिन कैसी आत्मा हूँ? प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा। मैं हूं ही ऐसे, मेरी नेचुरल क्वालिटी है। अपने आप को याद दिलानी, ये आपका होमवर्क है। आज सारा दिन आपको अपने कोई भी काम करते ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा जो होगी कभी नाराज नहीं होगी, हर एक बात के पीछे के राज को जानती, चाहे नहीं स्पष्ट है कोई बात नहीं, कोई वजह होगी, कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वजह होगी, क्यों नाराज होना ना। अच्छा, अब एक बात जो रह गई है वो और क्लियर कर दूं कि आत्मा कहाँ से आई है और कहाँ जाना है, ये और क्लियर कर लें। तो इसमें हम आपको जो समझ की बात है वो है 3 वर्ल्ड की, 3 लोक की। आप जैसे ऊपर देख रहे हैं लाल प्रकाश की दुनिया, परम धाम, बीच में है सफेद प्रकाश की दुनिया और नीचे जो है धरती हमारी साकारी दुनिया। एक एक को लेते हैं। साकार लोक कहते हैं इस धरती, और इसके अंदर केवल पृथ्वी नहीं, इसके अंदर सूर्य, चांद, तारे, आकाश गंगा, जो 5 तत्वों से निर्मित है दुनिया, वो साकारी दुनिया है। ठीक है, उसमें मुख्य हम कहाँ पर अपना पार्ट प्ले करते हैं, हमारा स्टेज कौन सा है, हम आत्माएं सब एक्टर्स हैं, और ये धरती पूरा हमारा जो कर्म क्षेत्र है, इसको कर्म भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ एक्शंस, जहाँ एक तरीके से आप इसे बेहद का स्टेज समझ सकते हैं, जिस स्टेज पर हम सब एक्टर्स आके अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। कई जन्मों तक हम धरती पर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा, इस 5 तत्वों की दुनिया से परे ऊपर हमारा जो एक वतन है जिसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं, सूक्ष्म वतन आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर चांदनी सा सफेद प्रकाश होता है, और यहाँ पर 3 मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जो आकारी रूप में रहते हैं। इसको फरिश्तों की दुनिया भी कह सकते हैं, क्योंकि हर एक धर्म में तो उसको हम फरिश्तों के रूप से, जिनका स्थूल शरीर नहीं है लेकिन लाइट का शरीर है। और फिर सबसे ऊपर है हम आत्माओं का घर, जहां से हम आए हैं, जिसको निराकारी लोग कहते हैं, सुनहरे लाल प्रकाश की ये दुनिया, जिसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं। हर एक का अर्थ है। शरीर से मुक्त होकर आत्मा जब जाती है तो अपने घर इस मुक्ति धाम में जाती है, जहां आत्मा बिल्कुल शांत है, सतुगुणी है, कोई हलचल नहीं, वो शांति धाम है। निर्वाण धाम, वाणी से परे धाम जो है, परम धाम, ऊंचे से ऊंचा धाम जो है,
हाँ, वहां हम सभी आत्माएं रहती हैं जहां से हम आई हैं। अब ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, आत्माएं परम धाम से नंबर वाइज अपने अपने समय पर अपने कर्मों के अनुसार नीचे आती हैं धरती पर। धरती पर अपना रोल प्ले करती है, किसी का कितने जन्मों का है, किसी का कितने जन्मों का है, और अपना रोल पूरा प्ले करके वापस आप देख रहे हैं जैसे इसके अंदर आत्माएं वापस परम धाम में जाती हैं। और ये एक अनंत यात्रा है, कभी ना खत्म होने वाली यात्रा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। परम धाम से धरती पर आना, अपना रोल प्ले करना, फिर वापस घर में जाना, थोड़ा आराम करना, फिर वापस नीचे आना, ये साइकिल जो है चलती ही रहती है। अब इसके अंदर मेरा क्या मुख्य पार्ट है? मेरा पार्ट है मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। मैं आत्मा इस धरती पर आकर अपना रोल जो भी मुझे मिला है उसको मुझे परफेक्ट प्ले करना है, परफेक्ट प्ले करना है। जो भी रोल मिला है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट रोल क्या है, इम्पोर्टेंट इस चीज की है कितना अच्छा प्ले किया, राइट? और वो कैसे करना है? सोल कॉन्शियस स्टेज में। तो व्यक्ति के परिचय में कोई भी बात, किसी का हम परिचय लेते हैं तो 5 बातें होती है। उसका नाम, हाँ, उसकी फोटो आइडेंटिटी है, उसका स्वरूप, उसकी योग्यताएं, उसका पता, उसमें भी टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और उसका ऑक्यूपेशन, हाँ, उसका व्यवसाय। अब आत्मा के बारे में ये 5 बातें क्या होंगी? आत्मा का नाम, अब रिवाइज करिएगा, अपने मन में देखिएगा कि आत्मा का हमने क्या क्या नाम बोला। नाम क्या है? आत्मा है, रूह है, सोल है, एनर्जी है, पावर है, शक्ति है, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। स्वरूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, अति सूक्ष्म, वेरी सटल, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। योग्यता, क्वालिफिकेशंस क्या है? हमारे 7 गुण, 7 गुणों की बनी हुई है। और पता क्या है? टेम्परेरी एड्रेस है भ्रिकुटी के बीच में, है ना? कब आई थी इस भ्रिकुटी के बीच में? ये पता है सबको, अपना बर्थ डेट पता है ना? लेकिन एक दिन जाना भी है इस भ्रिकुटी को छोड़कर, ये भी पता है, वो डेट नहीं पता किसी को। लेकिन ये टेम्परेरीली अभी हमारा एड्रेस कहाँ है, कहाँ पर हूँ मैं आत्मा? यहाँ भ्रिकुटी के मध्य। और मेरा परमानेंट एड्रेस कौन सा है? यहाँ पर तो मैं आई हूँ रोल प्ले करने। परमानेंट एड्रेस कौन सा है मेरा? परमधाम मेरा परमानेंट एड्रेस है। और मेरा व्यवसाय क्या है? जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, आत्मा के अंदर, हर एक के अंदर अपना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को पूरी तरह से मुझे एक्सप्रेस करना, पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को बाहर लाना। जैसे मैंने अपना अनुभव सुनाया, बहुत छोटा सा सुनाया, लेकिन उसमें मैंने यही समझा कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं जो अनयूज्ड पड़ी हैं, उसको मैं क्यों ना अपने प्रति, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए मैं यूज कर सकती हूँ। तो अपनी क्षमताओं को उजागर करके सबके लिए यूज करना, एक्सप्रेस करना, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। आपको होमवर्क मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ कि हमें सोल कॉन्शियस स्टेज का आज अनुभव करना है। ग्रेटिट्यूड लिखते रहिएगा, अपनी डाइट पे ध्यान रखिएगा, मन का भोजन उसको बहुत अच्छा साफ दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं कहूंगी आज एक और एडिशन करिएगा, अपने शरीर के भोजन पर भी ध्यान दीजिएगा। शरीर का भोजन भी बाहर का हम कुछ ना खाएं, घर का बना हुआ, अभी तो सोल कॉन्शियस स्टेज में बना हुआ खाना खाना। आप कहें जी हम तो अपने घर में, जैसे भाई लोग कह सकते हैं भाई हम तो भोजन नहीं बनाते हैं और हमारी वाइफ बनाती है, बहू बनाती है, वो तो अटेंड कर नहीं रही है। कोई बात नहीं, आपके पास जब भोजन की प्लेट आए तब तो आप सोल कॉन्शियस होकर उसमें बड़े हमें प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, ऐसे संकल्प करते हुए तो भोजन खा सकते हैं ना। तो जो भी कर्म हम करें हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें हम आत्माभिमानी स्टेज का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अपनी ड्राइविंग का तो हमें ध्यान रखना है, ड्राइविंग और समझ में आ गई, सोल कॉन्शियस स्टेज में हमको ड्राइविंग करनी है। चलिए अब अभ्यास करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट बस हम छोटा सा अभ्यास करेंगे। जो हमने आज जाना है उसके स्वरूप में बैठेंगे। तो अपनी सभी चीजों को साइड में कर दीजिए। यहाँ पर आप विजुअलाइजेशन के लिए कैसे मैं अपने आप के स्वरूप को देखूं, क्योंकि कई कहते हैं कि आत्मा को कैसे देखें, हमने तो कभी देखी ही नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और लेकिन जो मैं संकल्प दूंगी उसकी अनुभूति में बैठिएगा, उसको रियलाइज करने की कोशिश करिएगा, फील करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ओम शांति। मैं ये शरीर नहीं,
बल्कि इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा इन दो आंखों के पीछे भ्रिकुटी के मध्य में अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में मस्तक के बीच एक मणि की तरह चमक रही हूं। विजुलाइज करें इस मणि को। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। मुझ आत्मा में ही महसूस करने की शक्ति है, संकल्प करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। इस नॉलेज को प्राप्त कर अपने आप को पहचान। मैं अपने उस स्वरूप को इमर्ज करती हूँ जो सर्व शक्तियों से भरपूर है, जिसमें दिव्य संस्कार है, शांति का संस्कार, प्रेम का संस्कार, सुख का संस्कार। मैं शांत स्वरूप आत्मा। विजुलाइज करें मुझसे शांति की तरंगें निकल रही है, जो ना केवल मेरे मन को शांत कर रही है, बल्कि मेरे आसपास के वातावरण को भी बिल्कुल शांत कर रही है। मैं शांति का पुंज। शांति मेरा अपना स्वधर्म है, मेरा गुण है। मैं शांत स्वरूप आत्मा। शांति की तरंगे चारों ओर फैला रही हूं। मेरे आसपास जो भी अन्य आत्माएं हैं, उनको भी इन शांति की तरंगों का सहयोग मिल रहा है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। सबके प्रति प्रेम ये मेरा नेचुरल गुण है। मैं हर एक आत्मा को प्रेम की दृष्टि से देखती हूँ। मैं समझती हूँ हर एक का अपना रोल है, मेरा अपना रोल है। ज्ञान के आधार से हर एक के रोल, हर एक के संस्कारों को समझते हुए मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ और उनके प्रति शुभ भावनाओं का निर्माण करती हूँ। मेरी संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल है। मैं जो चाहूं वो ही संकल्प करती हूँ, परिस्थिति कैसी भी हो, सामने व्यक्ति कैसा भी हो। लेकिन मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा अपना अटेंशन केवल उनकी विशेषताओं की ओर ही देती हूँ। हर आत्मा विशेष है, चाहे कोई एक विशेषता, मैं उनकी विशेषताओं पर ही अपना अटेंशन देती हूँ। और इसीलिए मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ। मेरा ये जीवन हर एक के लिए एग्जाम्पल है। ओम शांति। अपने दोनों हाथ ऐसे रब करें और अपने सिर पर लगाएं, आंखों पर, चेहरे पर, और फील करें
कि पूरी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर इस तरह जा रही है। ना केवल मेरा मन सशक्त हो रहा है बल्कि मेरा शरीर भी सशक्त हो रहा है। ओम शांति। ठीक है, तो अपना होमवर्क ध्यान रखेंगे और इसको अनुभव में लेकर आएंगे। इतना समय, कीमती समय आप यहाँ पर दे रहे हैं तो ऐसे ही ना चला जाए। बहुत ध्यान से आप सबने सुना। मैं देख रही थी जिनके कैमरास ऑन थे, बहुत एकाग्रता से सुन रहे थे। कुछ भाई बहन लिख भी रहे थे। और जब हम इतनी एकाग्रता से सुनते हैं तो हम अपने अंदर ना जानते हुए भी बहुत कुछ समा लेते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन उसको अटेंशन देके रिपीट करने से वो हमारे अंदर धारणा में आ जाती है। ऑल्दो आप सभी बहुत इच्छुक हैं इस ज्ञान को लेने के और धारणा मूर्त भी है, लेकिन जो परमात्मा का ज्ञान है वो हमें और गहराई तक लेकर जाता है और हमें मदद करता है अपने आप को जानने। क्योंकि औरों को तो हमने बहुत जाना, लेकिन खुद को जानने का मौका, खुद के भीतर जाने का मौका पहली बार मिला है। और यकीन मानिएगा, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, ये यात्रा आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुकून देगी, आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेगी, जो आपको फिर अपने ही संस्कार नहीं, दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने में भी मदद करेगी। ओम शांति। हैव अ ब्लिसफुल हैप्पी डे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ।